हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। आज शुरू करते हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का 7th चैप्टर फेडरलिज्म। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रेनेसांस 2.0 न्यू डॉन ऑफ एजुकेशन। तो हमेशा की तरह चैप्टर शुरू करने से पहले उसके नाम का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म एक तरीका है गवर्नमेंट बनाने का जिसमें पावर डिवाइड होती है दो लेवल्स पे, एक सेंट्रल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल, ताकि दोनों के बीच में झगड़े ना हों। अब कई फेडरल कंट्रीज में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट भी है। जैसे अमेरिका में सब लोगों के पास दो सिटीजनशिप हैं, एक नेशन की, दूसरा उस स्टेट की जिसमें वो रहते हैं। बट इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही है। अब इस फेडरल सिस्टम में क्या प्रोविजंस होंगे, किसके पास क्या क्या पावर्स होंगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी बैठा है। तो फेडरलिज्म क्या होता है? वो सिस्टम जिसमें पावर्स दो लेवल्स पे डिवाइड होती हैं, एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट्स लेवल पे। अब आते हैं कि इंडिया ने फेडरल सिस्टम क्यों अपनाया। तो इंडिया जैसे बड़े और कल्चरली डाइवर्स देश को एफिशिएंटली चलाने के लिए फेडरल सिस्टम बहुत ज़रूरी था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये आज़ादी की लड़ाई के वक्त ही डिसाइड कर लिया था कि इंडिया में सब एकता के साथ रहेंगे और सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन होगी। अब देखते हैं कि पावर्स कैसे डिवाइडेड हैं। अब दोनों ही गवर्नमेंट्स के पास यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कुछ स्पेसिफिक एरियाज में पावर है और ये एरियाज कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखे हुए हैं। अगर कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे जुडिशरी सॉल्व करता है। अब इन सब एरियाज को हमने 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो एरियाज मेंशन्ड हैं उन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेने की इजाज़त है, जैसे डिफेंस, रेलवेज, फॉरेन अफेयर्स एटसेट्रा। फिर आती है स्टेट लिस्ट जिसमें सिर्फ स्टेट्स को डिसीजन लेने की इजाज़त है। पर अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है या किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में दिए गए एरियाज में भी डिसीजन ले सकती है। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें वो टॉपिक्स हैं जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे, बट अगर दोनों के बीच में बहस होती है किसी भी टॉपिक पे तो फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। अब लास्ट में है रेजिडरी पावर्स। तो इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है बट फ्यूचर में आ सकते हैं। जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम इंटरनेट, कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो साइबर लॉज का टॉपिक किसी लिस्ट में नहीं था। ऐसे ही सारे टॉपिक्स जो फ्यूचर में ऐड होंगे उन पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही डिसीजन लेने का अधिकार है। ठीक, अब बात करते हैं कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बनाई। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सारी कम्युनिटीज़ और डाइवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन भी देनी थी और देश की एकता को बचाना भी था। तो उन्होंने सब स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट बनाई और पावर भी दी, बट ज़्यादा पावर सेंटर को दी ताकि कोई भी स्टेट देश की एकता को ना तोड़ पाए। प्लस उस टाइम देश नया आज़ाद हुआ था तो उन्हें लगा कि अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो देश की सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे गरीबी, इलिटरेसी से अच्छे से निपटा जा सकता है। ठीक, अब ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। हमने ये तो बात कर ली कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, बट कैसे, कौन से प्रोविजंस हैं ऐसे। तो पहला है कि पार्लियामेंट के पास पावर है नए स्टेट्स बनाने की या पुराने स्टेट्स की बाउंड्रीज और इवन नाम तक चेंज करने की। दूसरा, इमरजेंसी के वक्त स्टेट्स की सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं। और तीसरा, ज़्यादातर सोर्सेस जिससे सरकार के पास पैसे आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। अगला आता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी बिल पास करना है तो उस पर गवर्नर के साइन बहुत ज़रूरी हैं और गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए यानी अप्रूवल के लिए रख सकते हैं। और इस तरह से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसे रिजेक्ट भी करवा सकते हैं। अब कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे लॉज पास करने पड़ते हैं जिसमें स्टेट लिस्ट के अंदर के टॉपिक्स भी आते हैं, तो इस केस में राज्यसभा से अप्रूवल लेके ऐसा किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, इन सब को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अलग अलग स्टेट्स के लिए और स्टेट्स इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते। और लास्ट में मार्शल लॉ के वक्त यानी मिलिट्री रूल के टाइम किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसको आफ्स्पा भी बोलते हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ठीक, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो एक ही मेजर पार्टी थी इंडिया के अंदर और वो थी कांग्रेस।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस और ज़्यादातर स्टेट्स में भी कांग्रेस की ही पार्टी थी। इसीलिए 1950s में सेंटर और स्टेट के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। बट फिर 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई और स्टेट्स में अपोजिशन पार्टीज आने लगी और यहाँ से स्टेट्स ने ज़्यादा डिमांड करना शुरू करा और यहीं से सेंटर और स्टेट्स के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो शुरू हुए। और फाइनली 1990s तक आते आते कांग्रेस की पॉलिटिकल डोमिनेशन खत्म हुई और हम कोलिशन पॉलिटिक्स में एंटर हुए। अब देखते हैं कि स्टेट्स ने क्या क्या डिमांड रखी ज़्यादा ऑटोनॉमी यानी ज़्यादा पावर के लिए। तो कई बार स्टेट्स ने बोला कि भाई सेंटर और स्टेट्स के बीच स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। फिर स्टेट्स के अपने इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज भी होने चाहिए रेवेन्यू के लिए यानी पैसे के लिए। तीसरा, स्टेट्स को अपने अफेयर्स मैनेज करने की फुल अथॉरिटी होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए उसमें। और चौथा कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेसिस पे भी ज़्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए। जैसे तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन हुआ था। ठीक, अब रूल ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट्स रूल पे आते हैं। पहले गवर्नर की बात करते हैं। तो गवर्नर इलेक्ट होके नहीं आते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और कई बार गवर्नर के एक्शंस को स्टेट के काम में दखलंदाजी की नज़र से भी देखा जाता है। अगला है प्रेसिडेंट्स रूल। तो आर्टिकल 356 ये बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में जब स्टेट गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही तब वहाँ प्रेसिडेंट रूल्स लग सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को संभाल सकती है जब तक वो स्टेबल नहीं होती। और प्रेसिडेंट रूल एक बार लगा तो वो 3 साल तक मैक्सिमम लगा सकते हैं। और गवर्नर के पास ये पावर भी है कि वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब 1956 में लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स बनाना शुरू करा और इसे बोला गया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और लैंग्वेज के बेसिस पे सबसे पहला जो स्टेट बना था वो था आंध्रा स्टेट, आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्रा स्टेट। फिर 1960 में महाराष्ट्र में से गुजरात बनाया गया, 1966 में पंजाब में से हरियाणा बनाया गया और फिर 1970s में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बने। और फिर 1990s में कुछ बड़े स्टेट्स में से छोटे स्टेट्स निकल के आए, जैसे बिहार में से झारखंड, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़। और लास्ट में अभी 2014 में आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज करके तेलंगाना बनाया गया। अब स्टेट्स में भी 2 टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक होते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया को लेके और दूसरे होते हैं नदी का पानी को लेके। और ये दूसरे डिस्प्यूट ज़्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि पानी उन्हें पीने के लिए भी और एग्रीकल्चर दोनों के लिए चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्टेट्स को उनका कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हुए स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, जिनमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ज़्यादातर हैं क्योंकि वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन यानी आदिवासी पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्लस उनके कल्चर को गवर्नमेंट संभाल के रखना चाहती है। इसमें हम जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब वो एक स्टेट नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी है और आर्टिकल 370 जो उसे स्पेशल स्टेटस देता था वो हट चुका है। अब ये हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसे लिखें और किसी भी क्वेश्चन या टॉपिक में डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।